Hello students, good morning. I am a science teacher from Shri Ram Academy High School, Satna, and I have come to your door to educate you people through audio and video lectures. So students, in the last classes we started our chapter for class 9th, subject science, chapter number 1, matter in our surroundings. In the previous classes we learned about the states of matter, solid, liquid and gaseous states. Okay, now in this particular lecture we will be learning a change in the states of matter. जो चेंज है मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे मैटर अपनी स्टेट चेंज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड में कैसे रहता है, किस फॉर्म में, आइस फॉर्म में रहता है। लिक्विड में कैसे रहता है, एज अ वाटर, नॉर्मल वाटर। गैस फॉर्म में कैसे रहता है, इट स्टेज एज वाटर वेपर। सो दीज आर द डिफरेंट states of matter in which the water exists. Okay, now what are the means by which we can change the state of matter or the matter change its state? The first method is the effect of change of temperature. Okay, it is the effect of change of temperature. Temperature change करके हम क्या कर सकते हैं, states of matter को change कर सकते हैं. Now second method will be प्रेशर को चेंज करना। ठीक है, पहला हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, टेम्परेचर को चेंज करके, दूसरा हम पढ़ेंगे प्रेशर को चेंज करके कैसे करेंगे। तो यहाँ पे टेम्परेचर आपको पता है, किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, गर्म करने पे मेल्ट होता है, फिर उसके बाद उसकी वेपर बन जाता है। ठीक है, ये सब नॉर्मल है, बट उसके पूरे बीच में क्या क्या होता है ये चीज हमें देखने के लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होगा। एक्टिविटी 1.12 है हमारे इसमें क्या है, एक स्टैंड लेना है, स्टैंड से हमें कनेक्ट करना है थर्मामीटर को डिप करना है एक बीकर लेकर के, ट्राइपॉड के ऊपर रखना है, ट्राइपॉड के नीचे एक बर्नर लगाना है, इस बीकर में आइस लेकर के रखना है, आइस डालकर रखना है, एक ग्लास स्टेरर रखना है, और हीट जब करेंगे यहां से तो क्या होगा, आइस जो है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी, मेल्ट होने लगेगी। लेकिन फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू नोटिस इज द थर्मामीटर। जिस थर्मामीटर के ऊपर जो भी टेम्परेचर की रीडिंग आ रही है, टेम्परेचर की जो भी रीडिंग आ रही है वो आपको नोटिस करना है। और यहाँ पर जो भी आइस में चेंज आ रहा है, ठीक है ना, आइस में वाटर में जैसे ही बदलेगा वो, द फर्स्ट मोमेंट एट विच द आइस चेंजेस टू वाटर, स्टार्ट्स टू चेंज इनटू वाटर, द टेम्परेचर इज टू बी नोटेड। मतलब वहां पर उस टेम्परेचर पर आइस ने क्या किया, मेल्ट करना शुरू कर दिया। आइस स्टार्टेड टू चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। ओके, सो अब बीच में क्या हो रहा है, चेंज कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं कि इंक्रीज करने से, टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमको पता है हमने क्या किया, पार्टिकल्स को क्या कर दिया, एनर्जी प्रोवाइड कर दी। हमने क्या किया, सॉलिड के पार्टिकल्स हैं इस तरीके से, हमने उनको क्या कर दी, एनर्जी दे दी। एनर्जी देने पर क्या होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ेगी, क्योंकि वो वाइब्रेशन करने लगते हैं अपनी जगह पर ही, क्या करने लगते हैं, वेरी फास्ट वाइब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं ग्रेटर स्पीड के साथ, मतलब बहुत ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। इस वाइब्रेशन के कारण द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवर, अब ये जो एनर्जी हम दे रहे हैं इसको, है ना, दिस एनर्जी दैट वी आर गिविंग टू द सॉलिड, this energy is supplied by the heat, जो heat हम दे रहे हैं, overcomes the force of attraction between the particles leave their fixed position and start moving more freely। यहाँ पर स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, मेल्टिंग स्टार्ट यहाँ पर होती है। जब हमने हीट दिया, जो एनर्जी हीट के थ्रू गई है वो क्या करती है, that breaks the bond between these particles। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में, इसको क्या कर देता है, ये ब्रेक कर देता है, और ये पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और ऐसा होने पर जैसे ही ये होता है तो ये पार्टिकल्स क्या होने लगेंगे, फ्रीली मूव कर सकते हैं। और ये किस स्टेट की प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड स्टेट की प्रॉपर्टी होती है कि पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं फ्रीली। ओके, सो द नेक्स्ट इज अ स्टेज is reached when the solid melts and is converted to the लिक्विड। ये हमने यहां पर बात करी है, इस स्टेज के बाद क्या होने लगता है, सॉलिड मेल्ट हो जाता है और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात ये आती है कि सर उस पर्टिकुलर स्टेज को कुछ तो नाम देंगे ना, तो उसका नाम होता है बेटा मेल्टिंग पॉइंट। इस पर्टिकुलर स्टेज को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट।
The minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point. ये definition है melting point का. You have to remember this. ठीक है, ये आपको ये melting point की definition word to word याद होनी चाहिए. definition है. Melting point एक और चीज दिखाता है. Melting point indicates the strength of the force of attraction between the particles. Particles के बीच में ये जो अट्रैक्शन फोर्स था उसको भी दिखाता है. ठीक है, अब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी. तो बेटा वैल्यू होती है 273.15 केल्विन, मतलब 273 केल्विन. हम उसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं. इसकी दिस इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर की दो यूनिट होती है बेटा. पहली होती है एसआई यूनिट और एक नॉर्मल यूनिट होती है, हम उसको कहते हैं डिग्री सेल्सियस. एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन. केल्विन क्या होती है? एसआई यूनिट टेम्परेचर की. लेकिन हम जनरली किस में मेजर करते हैं? डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं. ठीक है, अब यहां पर केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या रिलेशन है? यहां पे मैं ऊपर लिख देता हूं इसको. 273 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस. मतलब एक अगर इसमें बढ़ेगा तो इसमें भी एक बढ़ेगा. मतलब यहां पर 1 डिग्री अगर 1 केल्विन इसका बढ़ा मान लीजिए. ठीक है, 273 केल्विन ये हो गया. तो यहां पर कितना हो जाएगा? 1 डिग्री सेल्सियस. तो ऐसे ही अगर इसमें मैं 100 जोड़ दूं, 273 प्लस 100, 0 प्लस 100, ये कितना हो जाएगा? 2, ये कितना हो जाएगा? 373 केल्विन एंड दिस विल बिकम 100 डिग्री सेल्सियस. तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि क्या रिलेशन होता है डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन के बीच में. नेक्स्ट इज मेल्टिंग के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन. फ्यूजन भी कहते हैं. अब एक छोटा सा सवाल ये है जो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया और वो आपको सवाल के रूप में बता रहे हैं. When a solid melts, its temperature remains the same. So where does the heat energy go? जब हम सॉलिड को मेल्ट करते हैं तो जो उसका टेम्परेचर होता है ना वो सेम रहता है, वो बदलता नहीं है. ठीक है ना, जो भी स्टेट में, जैसे आइस को हमने मेल्ट किया वाटर में, तो आइस का टेम्परेचर एट बिफोर मेल्टिंग, जस्ट बिफोर मेल्टिंग, बिल्कुल थोड़ी देर पहले, और वाटर आफ्टर जस्ट बिफोर आफ्टर मेल्टिंग, है ना, आइस के मेल्ट होने के बाद जो वाटर बना है उसका जो टेम्परेचर लेंगे और आइस का जो टेम्परेचर लेंगे, दोनों का टेम्परेचर सेम आता है. तो बेटा ये एनर्जी जो हम बीच में दे रहे थे, ये एनर्जी टेम्परेचर में क्यों नहीं आ रही है ना? ये जाहिर सी बात है कि भाई इतनी देर तक हमने एनर्जी लगाया, हीट किया, वो टेम्परेचर बढ़ा नहीं, कैसे हो सकता है? तो यहां पर इसका एक्सप्लेनेशन ये है. यहां पर देख लीजिए, ये मान लीजिए सॉलिड के पार्टिकल्स हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, ये चीज समझने की बहुत जरूरी है, ये आगे भी आपके काम आएगा. सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल्स इस तरीके से अरेंज होते हैं, ये पास पास होते हैं, इनके मूव नहीं कर सकते हैं. ठीक है, अब आपने हीट दिया. ठीक है, आपने हीट दिया, एक पॉइंट आया, जब हीट हो गई H1, ठीक है, जस्ट बिफोर मेल्टिंग, मेल्टिंग से जस्ट पहले की हीट कितनी है? H1. उस टाइम पे टेम्परेचर कितना आ रहा है? T1. ठीक है, अब आपने थोड़ी और हीट दी, H1 प्लस H हो गई. ठीक है, तो हीट जैसे ही थोड़ी सी बढ़ेगी क्या होगा? पार्टिकल्स का जो फोर्स है ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा. पार्टिकल्स दूर दूर चले जाएंगे. ये एनर्जी जो एक्स्ट्रा आपने भेजी है ये किसमें लग गई? पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में लग गई. ठीक है, तो यहां पर एनर्जी कौन सी शो होगी टेम्परेचर में? जो एनर्जी आपने पहले दी थी H1 तक, लेकिन स्मॉल h की जो एनर्जी है वो आपको इसमें नहीं रिकॉर्ड आएगी क्योंकि ये पार्टिकल्स ने अब्सॉर्ब कर ली है एंड वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके दूर दूर चले गए हैं ताकि वो इजीली मूव कर सकते हैं. सो दिस इज द पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन. अब यहां पे मैंने थोड़ा सा लिखा भी है, इसको पढ़ लेते हैं. As this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature. आइस के द्वारा जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है without showing the increase in the temperature, it is considered that it
it gets hidden into the contents of the beaker। ऐसा माना जाता है कि जो कंटेंट ऑफ द बीकर है मतलब आइस, उसमें जाकर के क्या हो गई है, छुप गई है। वो छुपती नहीं है, क्या होती है, वो पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हेल्प करती है, ठीक है। और इसीलिए इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट का मतलब क्या होता है बेटा, लेटेंट का मतलब होता है हिडन, ओके। ये लैटिन वर्ड है, इसका लेटेंट का मतलब होता है हिडन, इसलिए इसको कहते हैं हिडन एनर्जी, लेटेंट हीट कहेंगे। ये जो स्मॉल h की वैल्यू है, ये स्मॉल h का, इसको हम इस पर्टिकुलर हीट को क्या कहेंगे, लेटेंट हीट। अब बेटा दो बातें होती हैं, या तो यहां पे सॉलिड होगा, यहां लिक्विड होगा, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, या तो लिक्विड से सॉलिड में जाएगा, दो बातें हो सकती हैं। तो ऐसी ही सिचुएशन जब सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। लेकिन जब लिक्विड से गैस में जाएगा तो क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलेंगे। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाद लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। सो यहां पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात कर रहे हैं हम। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हम देते हैं 1 kg ऑफ सॉलिड को चेंज करने के लिए लिक्विड में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यू कैन टेक द डेफिनेशन फ्रॉम this here and you can copy it down in your notebooks, okay। so this is a particular definition, you can copy it down। तो आपको मैं latent heat of fusion का मतलब बता दिया मैंने, definition क्या है, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जितनी एनर्जी लगती है, कब, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तीन चीजें जरूरी हैं यहाँ पे, कौन कौन सी, 1 kg सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो जो एनर्जी लगेगी कब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर और उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, उसको हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। सो अब आगे आते हैं कि ये एनर्जी होती कितनी है, ठीक है। ये एनर्जी अभी नहीं बात करेंगे कि होती कितनी है, बट यहां पे हम ये बात करने वाले हैं कि ये टेम्परेचर जो आइस का 0 डिग्री पे था उतना ही टेम्परेचर वाटर का 0 डिग्री पे होगा, ठीक है। यहां पे मैंने ये चीज लिखी हुई है। सो द पार्टिकल इन द वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर्ड टू द पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। आइस में भी जितना टेम्परेचर था वहां पर टेम्परेचर सेम है, लेकिन वाटर के पार्टिकल्स की एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू आइस के पार्टिकल्स के एट द सेम टेम्परेचर। नाउ अब पानी में तो बदल गया, लिक्विड में बदल गया, अब लिक्विड से आगे टेम्परेचर बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, तो हमने एपरेटस को दोबारा देखा, इसमें पूरा पानी बदल चुका है। अब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट सप्लाई कर रहे हैं, और जैसे जैसे आप देखेंगे पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फास्टर। आप देख पाएंगे कि पार्टिकल पानी में हलचल सी होने लगती है, बुलबुले उठने लगते हैं, ठीक है। एट अ सर्टेन टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, एक फिक्स टेम्परेचर पर क्या होने लगता है, द पॉइंट इज रीच्ड when the particles have enough energy to break free from the forces of attraction of each other। अब एक समय ऐसा आएगा, क्या होगा कि इतनी एनर्जी आपने दे दी है पार्टिकल्स को कि वो क्या कर सके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एक दूसरे के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या हो जाए, फ्री होकर के दूर दूर चले जाएं। ये आपने कर चुका है। तो अगर ऐसा होगा तो जब वो दूर दूर जाएंगे तो यहां पे क्या होने वाला है, एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट्स टू चेंज इनटू गैस। यहां पे क्या होने लगेगा, इस टेम्परेचर पर लिक्विड बदलने लगेगा गैस फॉर्म में, ठीक है। तो द टेम्परेचर, अब यहां पर इस पॉइंट को भी कुछ नाम देना पड़ेगा, जब लिक्विड चेंज हो रहा हो गैस के फॉर्म में, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं बेटा, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि डेफिनेशन इसकी यहां पे लिखी हुई है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ऐसा पॉइंट, ऐसा उस पॉइंट टेम्परेचर जिस पर क्या हो, लिक्विड क्या होने लगे, गैस में बदलने लगे, स्टार्ट टू क्या, चेंज इनटू गैस, है ना। तो द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट एंड इट इज अ बल्क फिनोमेना। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना, ठीक है। बल्क मतलब बहुत सारा, ठीक है। फॉर वाटर, अगर हम वाटर की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, इट इज इक्वल टू 370
373 केल्विन, जैसे कि हमने निकाला था पिछली बार। 100 डिग्री का मतलब 373 केल्विन होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात कर ली थी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात कर लेते हैं। तो लेटेंट हीट भी तो होगी यहाँ पे, जब लिक्विड से गैस में जाएगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए कुछ तो हीट देंगे, और वो हीट टेम्परेचर में नहीं शो होगी। इसका मतलब जितनी हीट, जितनी एनर्जी आपने दी है, वो एनर्जी कहां हो गई? पार्टिकल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एब्जॉर्ब करने के लिए, ओवरकम करने के लिए यूज हो गई। जैसे यहां पे मैंने दिखा रखा है डायग्राम से, लिक्विड में ये पार्ट वाटर है और इसके पार्टिकल्स इस तरीके से मूव कर रहे हैं, इजीली फ्रीली मूव कर रहे हैं, बट आपने हीट कितनी दे दी अभी तक? H2 हीट दे दी। टेम्परेचर कितना हो गया? T2 हो गया। लेकिन जैसे ही आपने थोड़ा सा हीट और बढ़ाया, कितना हो गया? हीट H डैश हो गया है, और टेम्परेचर अभी भी कितना है? T2 है। और टेम्परेचर हीट देने पर क्या हुआ? पार्टिकल्स ओवरकम देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उससे वो दूर दूर चले गए, और ज्यादा दूर चले गए, एंड दे कन्वर्टेड इनटू गैस फॉर्म। ठीक है, तो इस हीट को जो H डैश है, इसी को हम क्या कहेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे। ये हीट थर्मामीटर में नहीं आती है। ये इसलिए नहीं आती क्योंकि ये पार्टिकल्स के पास चली गई है, अब पार्टिकल्स नहीं शो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर पार्टिकल्स इन द स्टीम दैट इज water vapor at 373 Kelvin 100 degree Celsius have more energy than water at the same temperature। इसका मतलब ये हुआ गैस फॉर्म में मतलब स्टीम के पास, वाटर वेपर के पास ज्यादा एनर्जी होगी एज कंपेयर टू वाटर एट सेम टेम्परेचर। 100 डिग्री पर, उसी टेम्परेचर पर स्टीम के पास ज्यादा एनर्जी होगी। इसीलिए बेटा स्टीम से हाथ जल जाता है, और उसी पानी में, उतने ही टेम्परेचर पर पानी में हाथ डालने पे हाथ नहीं जलता, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ओके, यहां पर आप ये चीज क्वेश्चन आंसर्स में रीजन में दे सकते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of liquid into gas at atmospheric pressure at its boiling point is known as the latent heat of vaporization। याद रहना चाहिए चीज। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कि हमने देख लिया सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में जाने के लिए क्या करना है? हीट करते जाना है, तो वो अपने आप बदलता जाएगा, है ना। ये हमने सॉलिड है, सॉलिड से हीट किया, लिक्विड में बदल गया, लिक्विड को हीट किया, गैस में बदल गया। ठीक है, तो मतलब अब वापस गैस से सॉलिड में आना है तो कूल करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। ठीक है, हमने कूल कर लिया, आ रहे हैं। लेकिन बट वन मोर फिनोमेना इज देयर, दैट इज जहां पर डायरेक्टली सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड चले जाते हैं विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, और इसको हम क्या बोलते हैं? व्हाट वी से? सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी, एक एक्टिविटी है बेटा हमारे इस टेक्स्ट बुक में, देयर इज एन एक्टिविटी 1.30। ओके, सो यू हैव टू डू व्हाट? यहां पर एक्टिविटी में आप देख पा रहे होंगे, यहां पे एक इन्वर्टेड फनेल लगा हुआ है। इन्वर्टेड फनेल किसके ऊपर रखा हुआ है? चाइना डिश के ऊपर। ट्राइपॉड, चाइना डिश किसके ऊपर रखा है? ट्राइपॉड के ऊपर। ट्राइपॉड के नीचे क्या लगा है? बर्नर लगा है। सो इट इज बीइंग, एंड चाइना डिश इज कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड। ओके, अमोनियम क्लोराइड रखा हुआ है इसमें। इस फनेल को कॉटन प्लग से बंद कर दिया है। यहां पर जब हीट करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? जब हम इसको हीट करेंगे तो जो हीट होगी अमोनियम क्लोराइड को जैसे ही मिलेगी, वो डायरेक्टली क्या कन्वर्ट हो जाएगा? गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर जाकर के यहाँ पे क्या होने लगेगा? डिपॉजिट होने लगेगा और सॉलिडिफाइड हो जाएगा। ठीक है, ये वेपर्स उड़ रहे हैं और ये यहाँ पर फनल्स के साइड पे, कॉर्नर्स पे जाकर के क्या हो रहा है? एक्यूमुलेट हो जा रहा है। मतलब जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा कम हुआ, क्या होगा? वापस वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में नहीं हो रहा है यहाँ पर कि ये पहले सॉलिड है फिर लिक्विड में होगा फिर गैस में, नहीं। यहाँ पे क्या है? इसकी प्रॉपर्टी है, इस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी क्या है? ये डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन बेसिकली अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग
into liquid state is called sublimation, and the direct change of gas to solid without changing into liquid is called deposition. ध्यान रखेंगे, ये डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है सब्लिमेशन की और डिपोजिशन की. ओके, आई थिंक दीज थिंग्स आर क्लियर टू एवरीवन. और नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे हम प्रेशर के बारे में, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. थैंक यू सो मच.